हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एसिड एंड बेस चैप्टर का 4th नंबर का नोट, जिसका नाम है लुईस धारणा, या जिसे हम कहते हैं लुईस कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैप्टर के सारे नोट्स बीएससी सेकंड ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, तो चेक जरूर करें। अभी तक हम लोगों ने एसिड एंड बेस चैप्टर से काफी सारे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है, और उन सभी कॉन्सेप्ट में हमें ये पता चला कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने समय में अलग अलग कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया है, जैसे कि आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। लेकिन अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं लुईस धारणा, जिसे हम कहते हैं लुईस कॉन्सेप्ट। तो नाम से ही स्पष्ट है, लुईस नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1923 में इस कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत किया था। इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने ये बताया कि एसिड क्या होता है एंड बेस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने किस बेसिस पे ये बताया कि ये एसिड है और ये बेस है, मतलब ये अम्ल है और ये क्षार है। तो इनका मेन उद्देश्य था ये बताना कि इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान पर आधारित है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है वो कैसे आदान प्रदान हो रहा है, उसके बेस पे ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आधारित है। आगे जब आप इसका डेफिनेशन देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अन्य धारणाओं की अपेक्षा यह अत्यंत व्यापक है। सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कॉन्सेप्ट को जो है वो रेडी किया गया है, और काफी लंबे टाइम तक इस कॉन्सेप्ट को जो है वो यूज किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या कहा जा रहा है लुईस धारणा। जो पदार्थ, सबसे पहले हम जो है वो एसिड के बारे में देखेंगे, देन उसके बाद बेस के बारे में। जो इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करेगा, मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, उसे ग्रहण करेगा, स्वीकार करेगा, वह अम्ल होगा, मतलब वो एसिड होगा। एसिड क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा उसे जो है वो एक्सेप्ट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा वह क्षारक होगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेगा, मतलब दान कर देगा, उसे हम क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे, मतलब बेस कहेंगे। क्लियर हुआ आपको? एसिड क्या कहलाएगा, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करेगा, और बेस क्या कहलाएगा, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेगा। अम्ल क्या कहलाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और क्षार क्या कहलाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन दाता होगा उसे हम क्षार कहेंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एसिड अम्ल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और ये जो क्षार होता है, क्षारक बेस होता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। तो चलिए गाइस, हम इसे जो है वो एग्जाम्पल में समझते हैं। एक ही एग्जाम्पल में बताऊंगी, आप बुक से 2-3 और एग्जाम्पल लिख लेना। एक एग्जाम्पल से आप समझते हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, NH3 और BF3 का आपस में रिएक्शन करा रहे हैं। देखिए NH3 जो कि क्या है, बेस है, क्षार है। ये हम कैसे पता लगाएंगे, देखिए इसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे है आपका BF3। तो मैंने इसे थोड़ा सा फैला करके लिखा हुआ है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब ये क्या है आपका BF3, इनके पास जो है वो ये क्या करेंगे, BF3 इस इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ये ग्रहण करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो क्या कहलाता है, आपका एसिड कहलाता है। देखिए मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो एसिड कहलाएगा, मतलब ये BF3 जो है वो आपका अम्ल होगा। और ये जो, क्योंकि NH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन को जो है वो इसको डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन और पेयर को जो है वो ये दान कर रहे हैं, इसलिए ये जो आपका NH3 होगा वो जो है वो क्षारक कहलाएगा, मतलब बेस कहलाएगा, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को जो है वो डोनेट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन दाता है, ये इलेक्ट्रॉन दाता है, और ये इलेक्ट्रॉन ग्राही है। ग्राही मतलब ग्रहण करना। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग हुई है, और इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को BF3 को डोनेट कर दिया है। तो क्लियर हुआ आपको, अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए आगे देखते हैं। लुईस की धारणा को इलेक्ट्रॉन दाता ग्राही प्रणाली भी कहते हैं। अगर एग्जाम में देखिए आता है, अगर कभी कभी आता है कि लुईस की कॉन्सेप्ट ये नहीं पूछा जाता, आपको ये पूछता है कि इलेक्ट्रॉन दाता ग्राही प्रणाली से आप क्या समझते हो, या फिर यहाँ पे इंग्लिश में इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर सिस्टम। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, चाहे लुईस कॉन्सेप्ट आए चाहे इलेक्ट्रॉन दाता ग्राही प्रणाली आए, दोनों का आंसर आपको सेम लिखना है। नाम से ही स्पष्ट है, इलेक्ट्रॉन का जो दाता होता है और इलेक्ट्रॉन का जो ग्राही होता है। तो दाता ग्राही, दान करने वाला और ग्रहण करने वाला, तो ये पूरे सिस्टम को अपन दाता ग्राही प्रणाली, इलेक्ट्रॉन दाता ग्राही प्रणाली जो है वो कहते हैं। तो क्लियर हुआ? अब चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक छोटा सा और एग्जांपल बता रही हूँ, जिसमें आप लोगों को एडक्ट के बारे में भी बताऊंगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपके पास एक बेस है
क्षारक है जिसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ पे, और ये आपका H+ है, ये प्रकार का प्रोटॉन है। प्रोटॉन मतलब यहाँ पे ये एसिड है। एसिड क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हुआ, NH3 जो है वो एक बेस है और यहाँ पे प्रोटॉन है आपका जो कि एक एसिड है। अब क्या होगा, ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करेंगे और NH4+ आयन जो है वो बना लेंगे। तो पहला क्या हुआ, ये आपका बेस था, देन ये आपका प्रोटॉन, H+ जो आपका एसिड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, देन आपका ये एडक्ट बन रहा है NH4+ आयन। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है, इस सभी क्रिया में प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करता है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी। इस सभी क्रिया में जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करेंगे तथा अमोनिया NH3 एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो प्रदान करता है। मतलब ये NH3 अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन को इस प्रोटॉन को डोनेट कर देंगे। अतः H+ प्रोटॉन एक लुईस अम्ल है। तो ये जो आपका H+ है इसे हम जो है वो लुईस अम्ल कहेंगे और NH3 अमोनिया एक लुईस क्षारक है। तो क्लियर हुआ आपको लुईस अम्ल क्या है, लुईस क्षारक। काफी टाइम से आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो यही आपका लुईस अम्ल है जो कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है वो ग्रहण कर रहे हैं, और बेस जो है वो लुईस क्षारक है। यहाँ पे जो NH3 है अमोनिया वो लुईस क्षारक है क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। इनकी परस्पर अभिक्रिया से NH4 आयन बनता है, जैसे कि आप देख रहे हैं NH4 आयन बना, दोनों आपस में रिएक्ट किए तो, जो कि एक एडक्ट है। अब देखिए इन दोनों के कंबाइन से जो यहाँ पे आयन बन रहा है उसे हम एडक्ट कहें। तो ये बताने का मेरा मेन उद्देश्य यही था कि एटलीस्ट आप लोगों को पता चल सके कि लुईस अम्ल क्या होता है, लुईस क्षारक क्या होता है, एडक्ट क्या होता है, क्योंकि आगे जब ये सब वर्ड यूज होगा तो आपको ये पता रहना चाहिए। लुईस अम्ल क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। लुईस क्षारक क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इन दोनों के आपस में कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसे हम एडक्ट कहते हैं। सिंपल है। अब चलिए हम आगे देखते हैं गाइस। ये थोड़ा सा लंबा है टॉपिक और एग्जाम में ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के रूप में आता है और आपको कभी कभी तो जो भी लुईस अम्ल है उसका क्लासिफिकेशन ही कभी कभी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जो क्लासिफिकेशन बता रही हूँ उसे आप नोट जरूर कीजिएगा। तो चलिए लिखिए, लुईस अम्लों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड्स। ये लुईस एसिड्स है वो उनका वर्गीकरण किन किन बेस पे किया गया है, सारी चीजों को हम देखेंगे। तो पहला है मॉलिक्यूल जिनके केंद्रीय परमाणु में अपूर्ण अष्टक है। ऐसा अणु जिनके केंद्रीय परमाणु में, केंद्रीय परमाणु मतलब क्या होता है, सेंट्रल एटम। कोई आपके पास मॉलिक्यूल है तो जो सबसे बीच वाला एटम होता है ना उसको हम सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु बोलते हैं। और इसमें क्या होगा, जो केंद्रीय परमाणु है उसमें अपूर्ण अष्टक होगा। अपूर्ण मतलब इनकम्प्लीट और अष्टक मतलब ऑक्टेट होता है। तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, लुईस एसिड के इस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक या कंपाउंड आते हैं जिनके केंद्रीय परमाणु पर अपूर्ण अष्टक होता है। ये कंपाउंड आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल में बताऊंगी तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक में कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए लुईस एसिड का हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, मतलब हम ये देख रहे हैं कि लुईस एसिड जो है वो कितने प्रकार का होता है, इनका वर्गीकरण किस किस बेस पे किया गया है। तो कुछ लुईस अम्ल ऐसे होते हैं जिनके केंद्रीय परमाणु पर इनकम्प्लीट अष्टक होते हैं, मतलब अपूर्ण अष्टक होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एसिड है यहाँ पे जो कि BF3 है, जिनके पास एसिड है और इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, मतलब ये इनके पास अपूर्ण इलेक्ट्रॉन है, अपूर्ण इलेक्ट्रॉन ये जो कहा गया है अपूर्ण अष्टक है इनके पास, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेंगे, बेस से इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है वो ग्रहण करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म को, इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करके अम्लीय गुण दर्शाते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं इसलिए ये एसिड होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, जैसे कि आपका यहाँ पे BF3 है। तो यहाँ पे लिख लीजिए F3B और NH3 दोनों आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके जुड़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे डोनेट किया जा रहा है एसिड को। तो पहला वर्गीकरण आपको समझ में आया, बहुत ही आसान है। क्लियर हुआ। अब चलिए हम आगे का और भी वर्गीकरण देखते हैं। दूसरा कहा जा रहा है अणु जिनके केंद्रीय परमाणु में रिक्त d ऑर्बिटल है। ऐसा मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम में रिक्त d ऑर्बिटल है।
अब देखिए इसमें क्या लिखना है आपको, अनेक हैलाइडों के केंद्रीय परमाणु में रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये हैलाइड लुईस क्षारकों से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। सेम जैसे मैंने आप लोगों को पहला वाला एग्जाम्पल बताया था, सेम यही है, बस इसमें आपको थोड़ा सा ये फर्क है कि जो केंद्रीय परमाणु होगा उसमें रिक्त डी ऑर्बिटल होगा, मतलब जो आपका डी ऑर्बिटल होगा वो थोड़ा सा खाली होगा। तो डी ऑर्बिटल अगर खाली रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण ही ना करेंगे। अगर डी ऑर्बिटल पूरा भरा रहता तो इलेक्ट्रॉन को कैसे ग्रहण करते? तो अगर उनको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा तो डी ऑर्बिटल खाली होगा तभी ग्रहण करेंगे, बहुत कॉमन सी बात है। तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है वो क्या है? वो एसिड है। एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये जो भी एग्जाम्पल है आप लिख लेना। अब चलिए सी नंबर का देखते हैं, साधारण धनायन जिसे हम कहते हैं सिंपल केटायन। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सभी साधारण धनायन सैद्धांतिक रूप से लुईस अम्ल होते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, जिनके पास धन आयन है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो वो क्या होंगे? लुईस होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप ये वाला एग्जाम्पल जो है वो लिख सकते हो, Cu2+ और 4NH3 है, तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों के साथ NH3 के साथ जो है वो इस प्रकार से बॉन्ड बना देते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर को आपस में यहाँ पे शेयरिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ये जो है वो एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो इस प्रकार से है, सभी साधारण धनायन जो है वो सैद्धांतिक रूप से लुईस अम्ल होते हैं। क्लियर हुआ? अब चौथा नंबर का हम देखते हैं, आपको समझ आ रहा है ना? मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं बता रही हूँ आप लोगों को। तो चलिए हम डी नंबर का देखते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन षष्टक उपस्थित हो। अब षष्टक मतलब क्या होता है? षष्टक मतलब 6 होता है। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ऐसे तत्व भी लुईस अम्ल होते हैं जिनके संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। षष्टक मतलब 6 होता है, तो जिसके संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ऑक्सीजन और सल्फर। यहाँ पे ऑक्सीजन आप देख रहे हो जिनके संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से भी जो है वो इसका क्लासिफिकेशन जो है वो देखा गया है। तो ऐसे एलिमेंट्स को भी हम जो है वो लुईस एसिड कहते हैं जिनमें षष्टक प्रेजेंट होते हैं। तो ये एग्जाम्पल जो है वो आप लिख सकते हो। तो चलिए गाइस, अब हम आगे इसका देखते हैं। अब लुईस अम्ल का तो हम लोग वर्गीकरण देख लिए, अब हम क्या करेंगे? लुईस क्षारक का वर्गीकरण देखेंगे। ज्यादा नहीं है, बस 2 ही हम क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद ये समथिंग कंप्लीट होने ही वाला है आपका टॉपिक। लुईस क्षारकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस बेस। पहला ऋणायन। लुईस अम्ल के लिए आप लोगों ने क्या पढ़ा था? धनायन पढ़ा था। अब लुईस क्षारक के लिए सेम इसके अपोजिट आप ऋणायन पढ़ोगे, मतलब एनायन यहाँ पढ़ोगे। सभी ऋणायनों पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहता है जिसे वे लुईस अम्ल को दे सकते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, ऋणायन है उसमें निगेटिव चार्ज है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे? इनके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है। अब ये अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी एसिड को दे सकते हैं, लुईस अम्ल को प्रदान कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो आपका तत्व होता है, एलिमेंट होता है, वो आपका लुईस क्षारक है। जैसे कि आप यहाँ पे सारा देख रहे हो, सारे में निगेटिव चार्ज लगा, Cl-, Br-, I-, ये सारे जो है वो आपका बेस है। क्लियर हुआ? अब सेकंड देखते हैं, मॉलिक्यूल जिनके किसी एक एटम पर असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो। अब देखिए ऐसे अणु जैसे कि H2O, अल्कोहल तथा ईथर आदि में किसी एक एटम पर अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, ये लुईस क्षारक होते हैं। तो बेस का तो आप क्वालिटी जानते ही हो, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो इसी चीज को इसमें बताया गया है। चलिए सब आगे देखते हैं, लुईस धारणा की उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी हम देखेंगे, कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए एसिड और बेस के बारे में जानकारी प्राप्त करना, यही हम देखेंगे। तो क्या उपयोगिता है? सबसे पहला देखिए, यह धारणा विलायक की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं होता है। देखिए पहले हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट देखा था उसमें क्या कहा जाता था कि क्या बोलते हैं, जल में हम जब उसे घोलेंगे तो अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, वो एसिड होगा। तो ये सब चीजें पहले के धारणा में कहा जाता था। तो उसमें क्या हमें क्या लगता, हमें क्या नीड होता था, हम किसी पदार्थ को पानी में डालते थे, ये सब चीज हमें लगता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई विलायक की उपस्थिति हो चाहे अनुपस्थिति हो, मतलब वो विलायक प्रेजेंस हो या अब्सेंट हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये सबसे बड़ा इसका मेन रोल है इस कॉन्सेप्ट का। यह धारणा विलायक की उपस्थिति या अनुपस्थिति, या आप कह सकते हो जल की उपस्थिति या अनुपस्थिति से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस धारणा के द्वारा ऑक्साइडों के क्षारकी तथा अधातु ऑक्साइडों के अम्लीय गुणों की व्याख्या की जा सकती है।
थर्ड नंबर में है, इस धारणा से ऐसी अम्ल क्षारक अभिक्रियाओं की व्याख्या किया जा सकता है जिनमें प्रोटॉन भाग नहीं लेता है। तो ये सब इसका यूटिलिटी है, आप इसे जो है वो थोड़ा सा याद कर सकते हो। अब आगे हम इसका लिमिटेशन देखेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, कितना भी अच्छा कॉन्सेप्ट हो, कुछ ना कुछ कमी तो रहता ही है। तो लुईस धारणा की क्या क्या कमियां थी, यहाँ पे आप देख लीजिए 2 लाइन में। लुईस धारणा द्वारा वैद्युत अपघटन, जल अपघटन, एस्ट्रीकरण जैसी अभिक्रियाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो देखिए, लुईस कॉन्सेप्ट के द्वारा ये सब चीजों की हम एक्सप्लेनेशन हम जो है वो नहीं दे सकते हैं। और लुईस अम्ल एवं क्षारकों का अपेक्षित सामर्थ्य का क्रम का निर्धारण जो है वो नहीं किया जा सकता। तो ये 2 लिमिटेशन जो है वो आपको लिखना है। तो आई होप यू गाइस आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा और कंप्लीट होता है आपका एसिड एंड बेस चैप्टर। उसके बाद हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।